सुखदेव गांव के साहूकार की हवेली के अंदर बैठा था। कुछ ही देर में साहूकार वहां आया और सुखदेव की ओर देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे वाह 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 वाह, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। क्या बात है भाई, एक लकड़हारा, वो भी हमारी हवेली में, क्या बात है? नमस्कार साहूकार जी। साहूकार जी, समस्या ये है कि इस समय वर्षा की वजह से लकड़ियां ठीक तरह से सूख नहीं पा रही हैं। घर पर अनाज खत्म होने की कगार पर है। मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। मैं बहुत जल्दी सूद समेत चुका दूंगा आपको। अरे क्या मेरी मती मारी गई है जो मैं तेरे जैसे कंगाल को कर्ज देकर फंस जाऊं? ऐ ससुरा, 2 कौड़ी का लकड़हारा और आया है यहाँ पे कर्ज लेने, और चुकाएगा भी ब्याज समेत। ऐ ससुरा, चल दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो इलाज कराने के भी पैसे नहीं है तेरे पास। इतना मार मारेंगे ना कि बेटा भुला जाओगे कि दोबारा कभी कर्ज लेना है, समझे? कुछ नहीं मिलने वाला, भाग यहाँ से, नहीं तो। सुखदेव आंखों में नाराजगी लिए साहूकार की हवेली से बाहर निकल गया। सुखदेव सीधा जंगल की ओर पहुंचा और लकड़ियां काटने ही वाला था कि तभी तेज वर्षा होने लगी। अरे क्या मतलब है काटने से, कोई फायदा नहीं। जब तक लकड़ियां काट कर बाजार ले जाऊंगा वो पूरी तरह से गीली हो जाएंगी और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुखदेव एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। काश साहूकार थोड़ा सा कर्ज दे देता तो घर का गुजारा कुछ दिनों के लिए जैसे तैसे हो जाता। उसने भी अपमानित करके बाहर निकाल दिया, कहता है 2 कौड़ी का। अरे करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आता। कुछ देर बाद सुखदेव उठ खड़ा हुआ। सुना है जंगल की गहराई में अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियां होती है, चलो आज वहीं जाकर देखता हूँ। हाँ। सुखदेव कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में चला गया। वो एक बड़े वृक्ष के पास रुक गया। हाँ, कहते हैं कि यहाँ की लकड़ियां बहुत ही अच्छी होती है, आज देख ही लेता हूँ। जैसे ही वो लकड़ी काटने वाला था, उसकी नजर दूर एक घायल मुर्गी पर पड़ी। पास ही एक साधु खड़ा था जो मुर्गी को ध्यान से देख रहा था। अरे ये कैसे साधु हैं? सामने मुर्गी घायल पड़ी है और ये उसकी मदद करने की बजाय बस उसको देखे जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? सुखदेव घायल मुर्गी के पास पहुंचा। साधु महाराज, आप इसकी मदद करने के बजाय इसको ऐसे देख क्यों रहे हैं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन साधु महाराज, अगर ये मुर्गी यहाँ थोड़ी देर और पड़ी रही तो ये तो मर जाएगी। देखिए महाराज, मैं किसी जीव को इस तरह से तड़पते हुए तो नहीं देख सकता। देखिए ना बेचारी, देखिए तो। ये सुनकर साधु की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा है तो इस मुर्गी को अपने घर ले जाओ और विश्वास करो, ये मुर्गी तुम्हारी किस्मत बदल देगी, और भविष्य में अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं यहीं मिलूंगा। मुझे भला आपके मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप तो एक मुर्गी की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर सुखदेव मुर्गी को उठाकर अपने घर की ओर चला आया। सुखदेव के हाथ में घायल मुर्गी देखकर उसकी पत्नी गौरी चौंक गई। सुखदेव सारी घटना बताते हुए बोला, ये घायल मुर्गी आप कहाँ से उठा लाए? अरे अब न पूछो गौरी, जंगल में ये बेचारी तड़प रही थी। अब मुझसे इसकी हालत नहीं देखी गई तो मैं ले आया। चलो कुछ लगाओ इसके घाव में, जल्दी करो। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इसकी सेवा करेंगे। लेकिन आज आप जंगल से लकड़ियां क्यों नहीं लाए? हाँ, साहूकार से कर्ज मांगा था, भगा दिया उसने बेइज्जत करके। जंगल की गहराई में गया तो ये मुर्गी दिख गई।
अब लकड़ियां काटता तो ये बेचारी मर जाती। क्या करूं? आपने जो किया ठीक ही किया, लेकिन घर में अनाज बहुत कम बचा है। हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद मुर्गी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। सुखदेव और गौरी पूरी लगन से मुर्गी की सेवा करने लगे। आ, 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 आ। देखा गौरी, ये तो बढ़िया एकदम हो गई है। हमारी मेहनत रंग लाई। देखो मुर्गी ठीक हो गई। मुआ, अरे बस 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 बस। उसी क्षण मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। ये देखकर सुखदेव सन्न रह गया। अरे अरे, ये तो सोने का अंडा है। अरे दादा रे दादा, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं हो सकती। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि साधु महाराज इसे ऐसे देख क्यों रहे थे। हाँ, तभी मुर्गी मनुष्य की आवाज में बोल पड़ी। तुमने मेरी सेवा की है, लेकिन इस अंडे को कभी बेचना मत। इतना कहकर मुर्गी बेहोश हो गई। कुछ दिन और बीत गए। घर का अनाज पूरी तरह खत्म हो चुका था। हाँ, गौरी, एक काम करते हैं। अब हमारे पास कोई चारा तो है नहीं, इस सोने के अंडे को बेच देते हैं। इससे बहुत सारा धन मिल जाएगा। क्या कहती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको याद नहीं, मुर्गी ने चेतावनी दी थी कि इस अंडे को मत बेचना। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूरी नाम की भी कोई चीज होती है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, ये भी तो समझो। इतना कहकर सुखदेव सोने का अंडा उठाता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। सुखदेव सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने सोने का अंडा सुनार के सामने रख दिया। राम राम। मालिक, इस सोने के अंडे के कितने दाम दीजिएगा? जरा देख लीजिए। आहा सुखदेव, अरे ये बता कि तेरे पास इतना कीमती सोने का अंडा कहाँ से आया? अरे भाई, तू तो एक लकड़हारा है। अरे भाई, आपको इससे क्या मतलब कि कहाँ से आया? अभी आपके हाथ में है तो आप देख के बताइए ना कि आप कितना दीजिएगा। कहाँ से आया, कैसे आया, ये जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। नहीं तो बताइए क्या दाम दीजिएगा। सुनार ने अंडा हाथ में लिया और उसे परखने लगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है। ये तो अंदर से पूरी तरह ठोस लग रहा है। अरे भाई, जिस हिसाब से ये अंडा है, इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। उसी पल सुखदेव के कानों में उसकी पत्नी गौरी की आवाज गूंज उठी। मुर्गी ने चेतावनी दी थी कि अंडा मत बेचना। सुखदेव ने अचानक अंडा सुनार के हाथ से छीन लिया। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ सुखदेव? अंडा तुमने क्यों ले लिया? नहीं नहीं नहीं, बस मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे नहीं बेचना ये। चलो, राम राम। दूर से ये सब साहूकार देख रहा था। वो तेजी से सुखदेव के पास आया। अरे 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 अरे, कहाँ भागा जा रहा है? ये बता कि तेरे पास ये सोने का अंडा कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब है साहूकार? कहाँ से आया? क्योंकि तू एक मामूली लकड़हारा है। ओह, अपने काम से काम रखो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? नहीं तो गहराई में ही उतार दिए जाओगे। चलो जाओ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बात करते हैं। सुखदेव आगे बढ़ गया। साहूकार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 2 कौड़ी का लकड़हारा मुझे गहराई में उतारेगा, मुझे धमकी देता है। देखता हूँ ये अंडा इसके हाथ में कैसे रहता है। साहूकार सीधे राज्य के राजमहल पहुंचा। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा था। महाराज की जय हो महाराज। महाराज, हमारे गांव में सुखदेव नाम का एक लकड़हारा है। उसके घर खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, लेकिन हाँ, आज मैंने उसके हाथ में एक विचित्र
सोने का अंडा देखा महाराज। जब मैंने पूछा कि क्यों भाई, ये अंडा कहां से मिला, वो कहता है, रास्ते से हट जा, ज्यादा गहराई में मत जा, नहीं तो गहराई में उतार दूंगा। बताइए भला महाराज, मेरा अपमान करके चला गया। अच्छा, तो क्या सच में वो अंडा सोने का है? हाँ बिल्कुल महाराज। अगर आपको विश्वास न हो तो कुछ सैनिकों को मेरे साथ भेज दीजिए और मंगवा कर देख लीजिए। राजा विक्रम ने 2 सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, जाओ, इस साहूकार के साथ गांव में जाओ और सुखदेव को यहाँ लेकर आओ। जाओ। सुखदेव अपने घर के दरवाजे पर बैठा सोने के अंडे को देख रहा था। तभी वो साहूकार और सैनिकों को आता देख चौंक गया। हाँ चलो चलो 2 कौड़ी के लकड़हारे, महाराज ने तुम्हें अंडे सहित बुलवाया है, चलो। समझ गया, मेरी चुगली तुमने की है, चलो। दोनों सैनिकों ने सुखदेव को पकड़ लिया और राजमहल ले गए। राजा विक्रम सुखदेव की ओर देखकर बोला, साहूकार ने हमें बताया कि तुम्हारे पास एक विचित्र सोने का अंडा है। ये बताओ, ये अंडा तुम्हारे पास कहाँ से आया? सुखदेव ने मन ही मन सोचा कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो मुर्गी भी छिन जाएगी। महाराज, बात यह है कि मैं जंगल की गहराई में लकड़ी काटने गया था, वहाँ ये अंडा झाड़ियों में पड़ा मिला महाराज। राजा विक्रम ने सिंहासन से उतरकर अंडा सुखदेव के हाथ से ले लिया। वाह क्या बात है। ठीक है, तो अब से ये अंडा हमारा हुआ। जाओ, तुम जा सकते हो। शाबाश, जाओ जाओ जाओ, वापस जाओ। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, सोचा था कि इस अंडे को बेचकर कुछ धन मिल जाएगा। अब महाराज अगर ये भी चला गया तो मैं और मेरी पत्नी तो भूखे मर जाएंगे। महाराज ऐसा ना करिए महाराज, गरीब है हम लोग, ध्यान दीजिए ना। राजा विक्रम ने सुखदेव को ध्यान से देखा। वैसे तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम भयंकर गरीबी से जूझ रहे हो। राजा मंत्री की ओर देखकर बोला, मंत्री जी, इसे कुछ सोने के सिक्के दे दो। मंत्री ने सोने के सिक्के सुखदेव को दे दिए। सुखदेव सोने के सिक्के लेकर घर पहुंचा। गौरी उदास बैठी थी। आखिर आप अंडा बेच आए। अरे क्या खाक बेचा? अरे मैंने तो बेचने का इरादा ही छोड़ दिया था, लेकिन क्या? सुखदेव ने पूरी घटना गौरी को बता दी। आपने अच्छा किया जो मुर्गी के बारे में महाराज को नहीं बताया, नहीं तो वो बेचारी मुर्गी को भी हमसे छीन लेते। गौरी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक वो मुर्गी फिर से उठकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उसने एक और सोने का अंडा दिया और सुखदेव की ओर देखकर बोली, याद रखना, मेरे दोनों अंडों को संभाल कर रखना। कुछ समय बाद इन अंडों का रहस्य तुम्हें पता चल जाएगा। इन अंडों से जो भी जन्म लेगा उसकी परवरिश अपनी संतान की तरह करना। नियति उन्हें अपने नगर तक पहुंचा ही देगी। इतना कहकर मुर्गी ने दम तोड़ दिया। ये देखकर सुखदेव और गौरी दोनों चौंक गए। आखिर ये क्या कह रही थी? अरे तो मेरी कौन से समझ में आया, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये गौरी, देखो 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 देखो, अरे ये मुर्गी तो मर चुकी है। अरे राम 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 राम, बेचारी। अगले ही पल वो अंडा बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो अंडा फूट गया और भीतर से नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। गौरी दौड़कर वहां पहुंची और शिशु को उठाया। ये तो पुत्र है। हाँ, अब मुझे इस मुर्गी की बातों का रहस्य समझ में आ रहा है। उसने कहा था कि अंडों से जो भी निकले हमें उसकी परवरिश करनी है। हे भगवान, हे भगवान, काश
काश मैं इसका पहला अंडा बेचने ना निकला होता। मैं भी क्या बताऊं, कैसी गलती कर दी मैंने, क्या बताऊं मैं। इतना कहते कहते सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए। शायद नियति में यही लिखा था। कोई बात नहीं, हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अब तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। अब इस पुत्र को हम अपने पुत्र की तरह पालेंगे। हम इसका नाम अर्जुन रखेंगे। ये सुनकर सुखदेव का दुख कुछ कम हो गया। उधर राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे। रुक्मिणी उदास बैठी हुई थी। क्या हुआ रुक्मिणी? अरे भाई महारानी, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अब तक हमें संतान नहीं हुई। राजा विक्रम भी उदास हो गए। हाँ, देखिए अब इसे नियति पर छोड़ देते हैं। अरे भाई, जब होनी होगी तो हो जाएगी। अच्छा, ये सब छोड़िए, हमारी बात सुनिए। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये देखिए। इतना कहकर राजा विक्रम ने सोने का अंडा बिस्तर पर रख दिया। सोने का अंडा देखकर रुक्मिणी चौंक गई। ये तो बड़ा ही विचित्र सोने का अंडा लग रहा है। ऐसा अंडा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अगले ही पल अंडे का आकार बड़ा होने लगा। वो अंडा फूट गया और भीतर से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। रुक्मिणी ने तुरंत शिशु को उठाया। ये तो कन्या है, ये जादुई अंडा है। आखिर ये अंडा आप कहाँ से लाए? राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए और सारी घटना रुक्मिणी को बता दी। ये अंडा ये एक लकड़हारे को जंगल में मिला था। रुक्मिणी की आंखों में ममता उमड़ आई। जो भी हो, हम अब तक संतान सुख से वंचित रहे। देखो, ये कितनी सुंदर कन्या है। हम इसका नाम सौम्या रखेंगे। अरे वाह! आपने तो इसका नामकरण भी कर दिया। चलिए, अच्छी बात है। आपके चेहरे पर बरसों बाद जो मुस्कान आई है, उसे देखकर हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। यही तो हमें चाहिए, हमारी हंसती मुस्कुराती रुक्मिणी। समय बीतने लगा। अर्जुन सुखदेव और गौरी की छत्र छाया में पलने लगा, तो वहीं सौम्या राजा विक्रम और रुक्मिणी की छत्र छाया में बड़ी होने लगी। देखते देखते 20 वर्ष बीत गए। राजकुमारी सौम्या अब 20 वर्ष की सुंदर युवती बन चुकी थी। एक दिन वो घोड़े पर सवार हुई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मेरा जंगल में शिकार करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अकेले जाना चाहती हूँ। तुम्हें युद्ध कला का अभ्यास कराया गया है, इसीलिए हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बस बेटे, जंगल की गहराई तक मत जाना, ठीक है? सौम्या मुस्कुराई और घोड़े को जंगल की ओर दौड़ा दिया। उधर अर्जुन जवान हो चुका था और अपने माता पिता का सहारा बन गया था। पिताजी, पिताजी, मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, शाम को जल्दी लौट आऊंगा। सुखदेव मुस्कुराया। अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने लगा। ला 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 ना 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 हरे मजगद बना। तभी उसके कानों में कराहने की आवाज पड़ी। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अर्जुन आवाज की दिशा में गया। वहाँ एक युवती घोड़े से गिरी हुई थी और उठने की कोशिश कर रही थी। वो कोई और नहीं, राजकुमारी सौम्या थी। ओहो हो, लगता है कि आप घोड़े से गिर गई हैं। हाँ, मेरी कमर में मोच आ गई है। उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उठ नहीं पा रही। अच्छा अच्छा, चिंता मत कीजिए, लाइए अपना हाथ दीजिए, लाइए लाइए। अर्जुन ने सौम्या का हाथ पकड़ा।
कलाई दबाई और एक झटके में उठाया। आ, 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 कुछ ही देर में वो सामान्य हो गई। ये तो चमत्कार है, तुमने मुझे उठाया और मैं ठीक हो गई। इसका मतलब तुम जानते हो कि कमर की मोच कैसे ठीक की जाती है। हम क्या कहें, हम गरीब लोग हैं, हमें हर तरह की मुसीबत से जूझना आता है, तो अब बस। तुम्हें देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई। लगता है कि आपका भाई आपसे कहीं दूर गया हुआ है ना? नहीं, असल में मेरा कोई भाई है ही नहीं। मेरी हमेशा से यही इच्छा रही कि काश मेरा भी एक भाई होता। तुम्हें देखा तो लगा अगर मेरा भाई होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता, मदद करने वाला और औरतों की इज्जत करने वाला। क्या बात करती हैं सौम्या जी, आप हैं राजकुमारी, मैं कहाँ ठहरा एक साधारण सा लकड़हारा। हम दोनों भाई बहन भला कैसे हो सकते हैं? आप भी मजाक कर लेती हैं। अच्छा। किसने कहा भाई बहन नहीं हो सकते? कल सुबह रोज यहीं आया करना, हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। अर्जुन मुस्कुराया और हामी भर दी। सौम्या घोड़े पर सवार होकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद राजकुमारी सौम्या और अर्जुन रोज मिलने लगे। राजकुमारी सौम्या अक्सर जंगल जाने लगी। धीरे धीरे ये बात राजा विक्रम को विचित्र लगी। राजा विक्रम ने अपने मंत्री को बुलाया। राजकुमारी सौम्या अब रोज जंगल जाने लगी हैं, जरा उन पर नजर रखो। हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो किससे मिल रही हैं और क्या कर रही हैं। मंत्री चुपचाप वहां से चला गया। राजकुमारी सौम्या अर्जुन के पास बैठकर उससे बातें कर रही थी। थोड़ी दूर पर मंत्री ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अर्जुन वहां से चला गया। राजकुमारी सौम्या जैसे ही महल पहुंची, मंत्री उसके सामने आ गया। राजकुमारी, आपका एक साधारण पुरुष से मिलना, देखिए, ये ठीक बात नहीं है। तो आप मुझ पर नजर रख रहे थे? अब हम क्या करें, महाराज के आदेशों का पालन करना पड़ता है। आपके पिताजी ने कहा था। देखिए, मेरी बात मानिए, आप ठहरी एक राजकुमारी और वो ठहरा एक साधारण मनुष्य। क्या मेल है दोनों का? बस इससे आगे मत बोलिएगा। आपने जिस युवक को मेरे साथ देखा वो मुझे अपनी बहन मानता है और मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। प्रेमी प्रेमिका के अलावा भी एक रिश्ता होता है और वो रिश्ता भाई बहन का होता है। ये सुनकर मंत्री मुस्कुराया। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, मैंने आपको गलत समझा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मंत्री वहां से चला गया। मंत्री सीधे राजा विक्रम के पास पहुंचा और सारी घटना बता दी। हाँ, सौम्या को बचपन से ही एक भाई की चाहत रहती है। बस यही एक चाहत हम पूरी नहीं कर पाए। अगर वो किसी युवक को अपना भाई मानती हैं तो कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हाँ, उस युवक के बारे में पता करो, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी पुत्री जिसे अपना भाई मानती हैं, उसका ठिकाना कहाँ है और उसके साथ वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं। मंत्री चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन अर्जुन जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ अर्जुन, अब बेटा, आज तुम्हारे माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं क्या कहता हूँ कि आज जंगल मत जाओ। वैद्य जी के यहाँ से अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियां ले आओ बेटा। हाँ हाँ ठीक है पिताजी, मैं लाता हूँ। अर्जुन वहां से चला गया। उधर राजकुमारी सौम्या जंगल पहुंची। वो वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि आज अर्जुन क्यों नहीं आया।
अचानक रंग बिरंगी चमक के साथ एक बड़ा ही विचित्र दिखने वाला मनुष्य प्रकट हुआ। आहा, जादूगर चकमा को कोई नहीं दे सकता चकमा। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं तुम्हें पहचान लिया। ये बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ है? कौन हो तुम? तुम महान जादूगर चकमा को नहीं जानती? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तुम्हारा अपहरण करूंगा। तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने जरूर आएगा और उसके बाद तुम दोनों की बलि देकर, तुम दोनों का खून पीकर मैं इस पृथ्वी लोक पर शासन करूंगा। फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। चलो। इतना कहकर जादूगर चकमा ने राजकुमारी सौम्या का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी चमक के साथ वहां से गायब हो गया। शाम हो गई लेकिन राजकुमारी सौम्या महल नहीं लौटी। राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगीं। ओहो, सौम्या रोज शाम से पहले लौट आती है, पर आज क्यों नहीं आई? मेरा मन अनहोनी आशंकाओं से डर रहा है। क्या करे? जाओ, उस युवक को पकड़ कर लेकर आओ। मंत्री जी, जिसे सौम्या अपना भाई मानती थी, कहीं ये उसी का षड्यंत्र तो नहीं है? आखिर कुछ भी हो, वो उसका सगा भाई भी तो नहीं है ना? जाइए, उसको लेकर आइए, जाइए। हाँ, जैसी आपकी इच्छा महाराज। मैंने उसका घर और ठिकाना देख लिया है। मैं लेकर आता हूँ। अर्जुन अपनी माँ की सेवा कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और सैनिक भीतर आ गए। अर्जुन और सुखदेव दोनों चौंक गए। अरे ये बता, राजकुमारी कहाँ है? हैं? कहाँ छुपा रखा है उनको? आज तो मैं जंगल गया ही नहीं। ये सुनकर मंत्री क्रोधित हो गया। अच्छा, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह तेरा ही षड्यंत्र है। एक तो चालबाजी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। चलो, इसे गिरफ्तार करो और ससुरे को बंदी बनाकर महल ले चलो। चलो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा निर्दोष है। आप उसे बंदी क्यों बना रहे हैं? उसने कोई गलत काम नहीं किया। मंत्री जी, मेरी बात सुनिए। अरे तुम्हारे बेटे को राजकुमारी सौम्या अपना भाई मानती थी, तो ये दोनों कई दिनों से जंगल में मिलते थे और आज राजकुमारी महल नहीं पहुंची। महाराज को शक है कि ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। समझे? चलो, ले चलो इसको। इतना कहकर मंत्री अर्जुन को पकड़कर ले गया। सुखदेव भी पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन को राज दरबार में पेश किया गया। राजा विक्रम क्रोध में अर्जुन से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी रोता हुआ सुखदेव वहां पहुंचा। सुखदेव को देखकर राजा विक्रम चौंक गया। राजा विक्रम सुखदेव की ओर देखते ही उसे पहचान गया। तुम तो वही हो ना, जिससे हमने बरसों पहले सोने का अंडा लिया था, है ना? सुखदेव रोने लगा। हाँ महाराज, हाँ। वही हूँ महाराज, वही हूँ। और ये तुम्हारा पुत्र है ना? हाँ महाराज, हाँ, ये हमारा पुत्र है महाराज, हमारा पुत्र। अरे ये रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता है इसने राजकुमारी का अपहरण करके राजकुमारी को कहाँ रखा है? सुखदेव फूट फूट कर रो पड़ा। महाराज, ये बहुत ही सीधा साधा है। ये किसी का अपहरण नहीं कर सकता है और ये मेरी खुद की संतान भी नहीं है महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। सुखदेव ने 20 वर्ष पुरानी घटना सुनाई और कहा कि किस तरह अर्जुन का जन्म अंडे से हुआ। राजा विक्रम बुरी तरह चौंक गया। वो सिंहासन से नीचे उतरा। जानते हो, ठीक
वैसे ही राजकुमारी सौम्या का जन्म भी एक अंडे से हुआ था। ये सुनकर सुखदेव सन्न रह गया। अर्जुन ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? मतलब इस तरह से देखा जाए तो राजकुमारी सौम्या और मैं एक तरह से सगे भाई बहन हुए। लेकिन ये कैसा रहस्य है कि हम दोनों ने अंडे से जन्म लिया? और वो मुर्गी कौन थी? राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। तभी सुखदेव को कुछ याद आया। महाराज, जब मैं घायल मुर्गी को उठाकर घर ले जा रहा था, तब एक साधु महाराज ने कहा था कि अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो वो यही मिलेंगे। हो न हो महाराज, वो साधु महाराज ही इस रहस्य को जानते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, मैं उस साधु महाराज से मिलना चाहता हूँ। कहाँ हैं वो पिताजी? कुछ ही देर बाद राजा विक्रम, सुखदेव और अर्जुन घने जंगल में पहुंचे, जहां एक साधु ध्यान मग्न बैठा था। सुखदेव साधु के पास पहुंचा। साधु ने आंखें खोली और सुखदेव की ओर देखा। आखिरकार तुम्हें यहाँ आना ही पड़ा। सुखदेव ने सारी घटना साधु को बताई। साधु गंभीर हो गया। तुमने जिस मुर्गी की सेवा की थी और जिसने सोने के अंडे दिए थे, वो कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। वो परीलोक की रानी चंद्रवती थी। राजा विक्रम, अर्जुन और सुखदेव तीनों चौंक गए। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? बरसों पहले परीलोक में जादूगर चकमा नाम का एक जादूगर रहा करता था। उसने परीलोक के वासियों का जीना हराम कर रखा था। उसने एक ऐसी सिद्धि की थी जिसके अनुसार उसे परीलोक की रानी की कोख से जन्मे 2 बच्चों की बलि देनी थी और उनका खून पीना था। उस खून से वो इतना शक्तिशाली हो जाता कि परीलोक पर शासन कर सकता था। एक दिन उसने परीलोक पर आक्रमण कर दिया, राजा सूरज को कैद कर लिया और रानी चंद्रावती को मुर्गी में बदल दिया। साधु कुछ पल रुका। बस, मैं उस समय परीलोक का राजगुरु था। मैंने समझ लिया कि ये केवल रानी ही नहीं, बल्कि उनकी कोख में पल रहे बच्चों की जान भी खतरे में है। मैंने अपनी शक्ति से रानी को उठाया और परीलोक में लेकर आ गया। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हम जंगल में प्रकट हो गए और रानी घायल हो गई। और बस तभी तुम वहां पहुंचे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में आशा की किरण जागी। मुझे विश्वास था कि रानी अंडों के रूप में अपनी संतानों को जन्म देगी और वो मनुष्य के रूप में सामान्य जीवन जिएंगे तो जादूगर चकमा की नजर उन पर नहीं पड़ेगी। और मुझे ये भी पता था कि एक दिन जादूगर उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वी लोक पर तो आएगा ही आएगा। और जब जादूगर आ गया तो तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक आओगे, ये हमें पता था। इसीलिए मैंने कहा था कि हम यहीं मिलेंगे। अर्जुन का चेहरा क्रोध से भर गया। ओह, तो इसका मतलब जादूगर चकमा मेरी बहन को बंदी बनाकर ले गया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चिंता मत करो, सिद्धि के अनुसार उसे दोनों भाई बहनों को एक साथ मारना होगा। अभी केवल राजकुमारी उसके कब्जे में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने इन 20 वर्षों में घोर तपस्या करके उसका अंत करने का अस्त्र प्राप्त कर लिया है। अब उसका अंत तुम्हारे हाथों होगा। साधु ने मंत्र पढ़ा।
रंग बिरंगी चमक के साथ उसके हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ। ओम। ये लो, तुम परी लोक के वासी हो। पहले तुम्हें ये ज्ञात नहीं था, लेकिन अब है ज्ञात। अब पृथ्वी लोक और परी लोक दोनों के राजकुमार हो। तो अब आंखें बंद करो, पृथ्वी लोक का स्मरण करो। जैसे ही तुम अपने महल में स्वयं को पाओगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियां जाग जाएंगी। अर्जुन ने त्रिशूल थामा और आंखें बंद की। अगले ही क्षण वो परी लोक के महल में प्रकट हुआ। एक पिंजरे में एक बूढ़ा व्यक्ति कैद था। जादूगर चकमा सामने खड़ा था। पास ही राजकुमारी सौम्या अचेत पड़ी थी। आहा, जादूगर चकमा का चकमा चल गया। आखिरकार बहन को बचाने के लिए ओ ले 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 ले, ले उतका भाई आ गया। लेकिन अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। बरसों पहले तेरे पिता भी कुछ नहीं कर पाए, तो तू क्या कर पाएगा? अर्जुन ने त्रिशूल उठाया। ओ ले 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 ले, तुझे क्या लगता है ये साधारण अस्त्र मुझे समाप्त कर देगा? अर्जुन ने त्रिशूल से वार कर दिया। जैसे ही त्रिशूल ने जादूगर को स्पर्श किया, उसके शरीर में आग लग गई। मैंने तुझे कमजोर समझने की भूल की। जादूगर जलकर राख हो गया। पिंजरा गायब हो गया। बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के गले लग गया। मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरे पुत्र हो, मेरे बेटे। हाँ, मेरे बेटे। राजकुमारी सौम्या को होश आया। अर्जुन ने सारी सच्चाई उसे बताई। तो इसका मतलब तुम मेरे सगे भाई हो? अर्जुन और सौम्या रंग बिरंगी चमक के साथ वापस लौटे। हाँ, जादूगर का अंत हो गया। हाँ, और परी लोक को तुम्हारी आवश्यकता है। चलिए, अब मैं आप सबसे मिलने आता रहूंगा। आप सबकी बहुत याद आएगी मुझे। और हम आप सबका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। राजकुमारी, साधु, सौम्या और अर्जुन रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गए। सुखदेव प्रसन्न मन से अपने घर चला आया और राजा विक्रम भी अपने महल लौट आए। उस दिन के बाद राजा विक्रम और सुखदेव के बीच राजा और प्रजा का नहीं, बल्कि दो पिताओं का रिश्ता बन गया। एक पिता जिसने अपने पुत्र को जंगल में पाला और एक पिता जिसने अपनी पुत्री को राजमहल में संवारा। किस्मत ने दोनों को सोने का अंडा नहीं दिया। किस्मत ने दोनों को संतान दी और उससे भी बढ़कर एक दूसरे का सम्मान और मित्रता दी। ये कहानी थी किस्मत का धनी और विचित्र सोने के अंडे की, जहाँ सोना दौलत नहीं बना बल्कि रिश्तों की पहचान बना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।